दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स के बारे में। एंड ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स की अगर हम बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है दिल्ली यूनिवर्सिटी बीएचयू सीयूसीईटी या फिर एचयू एंड जेएनयू के रेस्पेक्ट में। एंड इससे जो है आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते ही हैं एमएससी एंट्रेंसेस में। तो यहाँ पे जो है आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना। कहीं पर भी जो है बीच में अगर यहाँ पे अगर आप स्किप करते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो है समझ में नहीं आ सकती है, इसलिए जो है ध्यान से देखना। एंड चलिए आज की वीडियो को हम यहाँ पे शुरू करते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे क्या है ना, सबसे पहले ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड किसे कहते हैं, जिसमें जो है डायरेक्टली मेटल एंड कार्बन का जो बॉन्ड्स प्रेजेंट होता है उन्हें हम ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड यूं ही ऐसे कहते हैं हम, जिसमें मेटल एंड कार्बन का बॉन्ड जिसमें प्रेजेंट होता है। सबसे पहले जैसे कि हमारा एग्जांपल है RMgS, जिसमें जो है मैग्नीशियम जो है मेटल है एंड आर जो है यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे कनेक्टेड होता है। एंड R2CuLi मतलब कॉपर के साथ में जो है इस तरीके से आर ग्रुप जो है डायरेक्टली जो है यहाँ पे कार्बन जो है कनेक्टेड है, इसीलिए हम इसे कहते हैं मेटल। लेकिन एक एग्जांपल यहाँ पे देखोगे NaCN जो होता है यहाँ पे ये ऑर्गेनोमेटलिक नहीं होता है। यहाँ पे देखो ऐसा नहीं कि सारे जो है मेटल कार्बन वाले बॉन्ड जो होते हैं ऑर्गेनोमेटलिक होता है, लेकिन NaCN देखो ऑर्गेनोमेटलिक नहीं होते हैं। जस्ट लाइक विल्किंसन कैटलिस्ट जो है इसमें कोई भी जो है आपका यहाँ पे यहाँ पे कोई सा भी आपका क्या होता है मेटल कार्बन बॉन्ड यहाँ पे इस तरह से कंटेंट नहीं होता है, बट फिर भी ये ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड होता है। अब ऐसा इसीलिए बस जब इसका रिएक्शन होता है ना बीच में कहीं इंटरमीडिएट बनता है जिसमें आपका मेटल कार्बन बॉन्ड इस तरीके से जो है यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे प्रेजेंट होता है, इसीलिए जो है हम इसे कहते हैं ऑर्गेनोमेटलिक जो है, इसे हम कैटेगरी में रखते हैं ऑर्गेनोमेटलिक के। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या है कि जो यहाँ पे सबसे पहले क्या है ना, एडवर्ड फ्रैंकलिन जो है हमारे फादर है यहाँ पे जो है ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स के। ओके, तो ये चीज़ याद रखना। यहाँ पे देखो कम्प्लेक्स था ये CH3CH2 इस तरीके से जो है मेटल कार्बन बॉन्ड का जो है यहाँ पे खोज किए थे। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या समझने वाली है, फर्स्ट ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड कौन सी है। तो फर्स्ट ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड आपका जो है कैकोडिल ऑक्साइड। यहाँ पे देखो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, जो कि फर्स्ट मेन ग्रुप ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है। एंड यहाँ पे जो है फर्स्ट ट्रांजिशन मेटल जो है ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड थी आपकी जीसस सॉल्ट। एंड इसे कहते हो K+PtCl3C2H4। एंड इसका स्ट्रक्चर जो है कुछ इस तरीके से होता है। एंड इसके ऊपर में जो है आपको क्वेश्चंस देखने को जो है मिलते ही हैं। ओके, अब सबसे पहले हम बात करने वाले हैं यहाँ पे हेप्टिसिटी के बारे में। तो हेप्टिसिटी को ध्यान से समझना, हेप्टिसिटी क्या होती है, बिकॉज हम यहाँ पे टॉपिक में आप एंटर कर रहे हैं। तो हेप्टिसिटी क्या होता है, नंबर ऑफ डोनर एटम ऑफ लिगेंड अटैच टू द मेटल इज कॉल्ड हेप्टिसिटी। मतलब कितने, जैसे कि आपने जो है कोऑर्डिनेशन में पढ़ा था कितने जो है लिगेंड्स कनेक्टेड होते हैं। इसमें क्या होता है ना, यहाँ पे नंबर ऑफ जो है लिगेंड्स अटैच होता है मेटल आयन से, उसे कहता है हेप्टिसिटी, मतलब कितने यहाँ पे लिगेंड्स कनेक्टेड है। जस्ट लाइक यहाँ पे देखो CH3Mgx में जो है एक CH3 कनेक्टेड है, मतलब इसका हेप्टिसिटी जो है 1 है, जिसे हम ईटा 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड उसके बाद में जो है यहाँ पे देखो इस तरीके से हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया हुआ है, हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे कुछ इस तरीके से। ओके, यहाँ पे इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर मान लेते हैं हम यहाँ पे एक्स ले लेते हैं, एक्स क्या होता है ना, नंबर ऑफ डोनर एटम ऑफ लिगेंड आर डायरेक्टली अटेस्टेड टू जो है आपका मेटल होता है। सिमिलरली यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल अगर आप चेक करोगे तो सबसे पहले देखो इस तरीके से दिया हुआ है, इस तरीके से लिगेंड दिया हुआ है। यहाँ पे देखो एक बॉन्ड के साथ में जो है यहाँ पे मेटल कनेक्टेड है, इसीलिए हम कहेंगे इसे हम ईटा 1 बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ईटा 1 बोलेंगे। अब हमने क्या किया, जो पाई है उसे भी इन्वॉल्व कर दिया। तो देखो पाई जो है आपका जो है 2 कार्बन से इस तरीके से कनेक्टेड था, मतलब 2 यहाँ पे एंड 1 यहाँ पे, मतलब टोटल जो है ईटा 3 हो जाएगा इस केस में। तो इन चीज़ों का यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे हेप्टिसिटी जो है आपकी 3 हो जाएगी। अब सिमिलरली जो इसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो ईटा जो है C3H5, और यहाँ पे जो है आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हो यहाँ पे। ओके, यहाँ पे इस तरीके से आप कंसिडर करोगे। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या देना है, अगर आपको एग्जामिनर जो है C3H5 लिख के दे रहा है एंड यहाँ पे इस तरीके से ईटा अगर आपको रिप्रेजेंट नहीं करके दे रहा है ईटा 1 और ईटा 3, तो उस केस में वो क्या करना है, जो भी आपका यहाँ पे लिगेंड होगा, जैसे मान लो ये लिगेंड है, अब इसका हेप्टिसिटी आपको लिख के नहीं दिया, तो इस केस में आपको क्या करना है, इसका जो आपका मैक्सिमम हेप्टिसिटी होगा ना उसे ही कंसिडर करना है। तो इसका मैक्सिमम हेप्टिसिटी जो है आपका 3 होता है, तो हमें इसे ही कंसिडर करके इस क्वेश्चन को करना होता है। यहाँ जस्ट सिमिलरली अगर आप चेक करोगे कम्प्लेक्स में दिया हुआ ईटा 1 C3H5 एंड ईटा 3 इस तरीके से कनेक्टेड है MN के साथ में, तो हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखो ये MN है, ओके, MN साथ में इस तरीके से एक ईटा 3 वाला कम्प्लेक्स कनेक्टेड है इस तरीके से, देखो ये मेटल, ओके, एंड यहाँ पे पाई बॉन्ड इस तरीके से कनेक्टेड है। एंड उसके बाद में जो है इस तरीके से सिंगल बॉन्ड कनेक्टेड है। अब इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे जो कनेक्टेड है ना इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं इस तरीके से। ओके, तो यहाँ पे ध्यान देना, इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम इसे। अब यहाँ पर नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं फॉर्मल चार्ज के बारे में। तो फॉर्मल चार्ज कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, बिकॉज सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या है, फॉर एल्काइल ग्रुप हैविंग अ फॉर्मल चार्ज जो होता है -1 होता है। अब कैसे होता है मैं बताता हूँ। यहाँ पे सबसे पहला मेनली होता क्या है ना, कि जो हमने कहा मेटल कार्बन जो बॉन्ड होता है ना, जो मेटल कार्बन जो बॉन्ड होता है वो मेनली जो है आपका क्या होता है ना,
जैसे कि मैंने बोला मेटल कार्बन बॉन्ड जो होता है ऑर्गेनोमेटली कंपाउंड होते हैं, तो जो जितना भी अभी तक देखा गया है उसमें जो है कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो मोर देन ऑलवेज जो है आपका मेटल से होता है, मेटल से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने के कारण जो है कार्बन पे ऑलवेज जो है डेल्टा नेगेटिव साइन ऐसे आपका पार्शियल आ सकता है, या फिर नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है विथ रिस्पेक्ट टू जो है पॉजिटिव चार्ज। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे मेटल एंड यहाँ पे लिगेंड दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखो क्या है ना, इस बॉन्ड को हम दो तरीके से क्लिप कर सकते हैं। सबसे पहला होमोलिटिकली करेंगे तो इस तरीके से करेंगे तो ये तो सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन आ गया, इसमें कोई प्रॉब्लम हमारा नहीं होगा। लेकिन हम क्या करेंगे, अब इस बॉन्ड को हम ऐसे ब्रेक करें या फिर ऐसे ब्रेक करें। जब हम मान लेते हैं कि सबसे पहला हमने ऐसे ब्रेक किया तो CH3 पर नेगेटिव एंड Li पे पॉजिटिव हो गया। अब नेक्स्ट केस में मैंने ऐसे ब्रेक किया तो CH3 पॉजिटिव एंड यहाँ पे Li पे नेगेटिव। अब मुझे आप बताओ Li पे नेगेटिव स्टेबल होगा क्या? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, बिकॉज अब अभी तक आपने जो है Li नेगेटिव कभी देखा भी नहीं होगा। तो यहाँ पे ये चीज़ मैं आपको ये शो करना चाहता हूँ कि लिगेंड पे जो है ऑलवेज नेगेटिव चार्ज होता है। ओके, तो यहाँ पे ध्यान देना कि जब आपका एल्काइल ग्रुप वाले होंगे ना तो उसमें कार्बन जो है ऑलवेज नेगेटिव साइन ही लेना चाहेगा। इन चीज़ों को आप यहाँ पे ध्यान देना। जैसे कि यहाँ पे देखो नेक्स्ट एग्जांपल क्या दिया हुआ है, WCH3 दिया हुआ है। तो यहाँ पे CH3 का भी मैंने जस्ट बताया, CH3 का क्या होता है -1 होता है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर निकालो तो कितना होगा मेटल का, x इंटू जो है 6, यहाँ पे 6 लिगेंड है एंड ये कितना देगा -1 देगा एंड यहाँ -1 इज इक्वल टू जो है आपका यहाँ पे 6 हो जाएगा यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट केस में देखो इस तरीके से साइक्लोप्रोपेन रिंग दिया हुआ है। तो यहाँ फिर से आप ब्रेक कैसे करोगे, इसे ऐसे ही ब्रेक करोगे बिकॉज यहाँ पे नेगेटिव साइन आना चाहेगा। तो यहाँ पे देखो इस तरीके से आप इसे ब्रेक करोगे एंड यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन भी जो है आपको -1 का ही होगा। लेकिन कुछ एक्सेप्शन होते हैं, एक्सेप्शन कहने का मतलब यहाँ पे एक्सेप्शन नहीं है, लेकिन आपको ध्यान देने की जरूरत है। अब ऐसा इसीलिए बिकॉज सबसे पहला यहाँ पे अगर आप चेक करोगे ना, आपको ये अगर आपने एरोमेटिसिटी पढ़ रखी होगी तो ये क्वेश्चन आप बहुत ईजी तरीके से कर लोगे। जैसे मेटल यहाँ पे दिया हुआ है, मेटल को हमने जो है इस तरीके से जो है एक रिंग के साथ कनेक्टेड कर दिया, जिसमें जो है इस तरीके से अंदर में एक पाई बॉन्ड इस तरीके से जो है कनेक्टेड है। ओके, पाई बॉन्ड इस तरीके से कनेक्टेड है। अब मुझे बताओ, जैसा कि मैंने अभी आपको बताते आया है कि अभी हम इसे ऐसे ही ब्रेक करेंगे जैसे ब्रेक करते आए हैं। तो यहाँ पर नेगेटिव चलाया, अब मुझे बताओ ये नेगेटिव चलाया एंड एक केस में मैंने क्या किया, इसे इस तरीके से ब्रेक कर दिया जिसमें जो है यहाँ पे पॉजिटिव चलाया। अब दोनों ही केसेस में अगर आप चेक करोगे देखो यहाँ पे नेगेटिव आ गया, मतलब ये 4n पाई रूल फॉलो कर रहा है, मतलब ये आपका एंटी एरोमेटिक हो गया। एंड इस केस में देखो यहाँ पे एरोमेटिक हो जाएगा बिकॉज ये 4n प्लस जो है 2 रूल फॉलो करेगा, 4n प्लस 2 रूल फॉलो करेगा, इसीलिए ये जो है आपका एरोमेटिक हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान देना, फॉर्मल चार्ज जो है यहाँ पे इसके बेसिस पे नहीं आएगा। मैंने ऑलवेज बोला कि 3 मेंबर यहाँ पे नॉर्मली में जो है आपका क्या होता है, यहाँ पे नेगेटिव होता है, लेकिन जहाँ पे एरोमेटिसिटी फैक्टर आ जाता है उस केस में जो है एरोमेटिक होना वो ज़्यादा चाहेगा, इसलिए ये नहीं होगा। यहाँ पे फॉर्मल चार्ज +1 हो जाएगा बिकॉज यहाँ पे +1 आ रहा है। तो ये चीज़ को आप ध्यान देना। सिमिलरली यहाँ पे देखो 7 मेंबर रिंग 2 दिया हुआ है, तो आपको पता है 7 मेंबर रिंग पे जो है पॉजिटिव चार्ज जो है आपका एरोमेटिक होता है। अगर आपने मेरी लेक्चर देखी होगी एरोमेटिसिटी की तो मैंने बताया हो कि यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, आप 4n+2 से यहाँ डिस्कस कर सकते हो। तो यहाँ पे पॉजिटिव स्टेबल का मतलब यहाँ फॉर्मल चार्ज +1 हो जाएगा एंड यहाँ पे जो है ये नॉर्मल केस में जो है यहाँ पे नेगेटिव ही आएगा बिकॉज यहाँ पे कोई एरोमेटिसिटी का फैक्टर नहीं है। तो ये ऐसा ही ब्रेक करेगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा एंड 𝜂1 होगा, यहाँ पे -1 हो जाएगा फॉर्मल चार्ज। तो इन चीज़ों का आप यहाँ पे ध्यान देना। अब हम बात करने वाले अपने नेक्स्ट यहाँ पे चीज़ों अगर चेक करोगे तो सबसे पहले देखो यहाँ पे ये 5 में रिंग दिया हुआ है। तो यहाँ पे नॉर्मल जब पाई बॉन्ड नहीं प्रेजेंट तो यहाँ पे फिर से इसका -1 ही आएगा। लेकिन यहाँ पे देखो यहाँ 5 मेंबर रिंग पे जो है मैंने बताया था आपको 5 मेंबर रिंग पर नेगेटिव चार्ज जो है आपका यहाँ पे क्या होता है, एरोमेटिसिटी होता है, यहाँ पे एरोमेटिक हो जाता है। तो एरोमेटिक हो जाएगा तो यहाँ 5 पे नेगेटिव हो जाएगा, मतलब यहाँ पे जो है -1 जो हो जाएगा ड्यू टू एरोमेटिसिटी। तो इन चीज़ का यहाँ पे आप ध्यान देना। आप सिमिलरली यहाँ पे अगर चेक करोगे तो इसका जो है अगर आपको ऑक्सीजन नंबर कैलकुलेट करना जाए तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे +1 होता है, यहाँ पे +1 होता है, मतलब यहाँ पे देखो x से मान लिया एंड यहाँ +1 एंड इक्वल 0 इक्वल टू x इक्वल टू -2 आ जाएगा। अब इन दोनों केस में अलग हो जाएगा, कैसे देखो यहाँ पे ये -1 देगा, ये -1 देगा बिकॉज यहाँ पे कोई एरोमेटिसिटी का फैक्टर नहीं है, यानी x इक्वल जो है +2 हो जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इन चीज़ों का जो है आप ध्यान देना, ऐसा मत करना कि माइनस जो है आपका -2 तो ऑक्सीडेशन स्टेट हो नहीं सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान देना। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है यहाँ पे अल्कीन दिया हुआ है। तो अल्कीन के केस में देखो क्या यहाँ पे देखो यहाँ पे इस कार्बन से कनेक्टेड है। ओके, तो यहाँ पे देखो अगर मैं इस तरीके से डबल बॉन्ड मान लूँ, यहाँ पे पॉजिटिव दे दूँ एंड एक इस तरह से डबल बॉन्ड लिया एंड यहाँ पे नेगेटिव दे दूँ, दोनों में ज़्यादा स्टेबल कौन है? ऑफकोर्स जो है ज़्यादा स्टेबल नेगेटिव वाला होगा, पॉजिटिव वाला स्टेबल नहीं होगा। तो इसीलिए इस केस में यहाँ पे नेगेटिव भी जो है स्टेबल होगा, इसीलिए फॉर्मल चार्ज जो है यहाँ पे -1 होगा एंड इस केस में जो है ब्रेक भी जो है आपका इस तरीके से ही करेगा। अब इस केस में देखो यहाँ पे नेगेटिव भी स्टेबल होगा, इसीलिए इस तरीके से होगा एंड यहाँ पे -1 ही स्टेबल होगा। इन चीज़ों का आप ध्यान देना। अब नेक्स्ट में बात करने वाला हूँ न्यूट्रल लिगेंड के बारे में। ऑल न्यूट्रल लिगेंड होता है फॉर्मल चार्ज 0 होता है। अब ऐसा इसीलिए बोल रहा हूँ, जैसे अमोनिया है, अमोनिया जो मेटल को इलेक्ट्रॉन देता है, ऐसा नहीं करता कि मेटल एंड अमोनिया जो है एक एक इलेक्ट्रॉन इस तरीके से शेयर किए। जब शेयरिंग होती है तब उसे हम होमोलिटिकली या फिर हेटेरोलिटिकली क्लीवेज करते हैं। लेकिन न्यूट्रल लिगेंड जितने होंगे उसमें फॉर्मल चार्ज 0 होगा बिकॉज वो अपने सारे इलेक्ट्रॉन को जो है वापस ले लेंगे। यहाँ पे देखो यहाँ पे MnH3 में अगर आप चेक करो तो यहाँ पे फॉर्मल चार्ज 0 हो जाएगा, वाटर केस में भी 0 हो जाएगा एंड NH3 केस में 0 एंड यहाँ पे जो है PPH3 के केस में 0 एंड CO केस में जो है 0 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आप चेक कर सकते हो यहाँ पे। ओके,
तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, इन चीज़ों का ध्यान देना। अब जैसे कि यहाँ पे देखो ये अल्किन दिया हुआ है, तो जस्ट अभी मैंने जो है आपको यहाँ पे इस मेटल को यहाँ पे कनेक्ट किया था, लेकिन यहाँ पे पाई बॉन्ड से दूंगा ना तो पाई बॉन्ड भी न्यूट्रल लिगेंड हो जाता है, तो पाई बॉन्ड के केस में जो है जीरो हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये मेटल के साथ कनेक्टेड है, तो यहाँ पे जो है -1 आया था, ये चीज़ को ध्यान देना। ओके, ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पे देखो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है एंड ये आपका जो है कोवेलेंट बॉन्ड है, तो ये डिफरेंस को आप एग्जाम्पल में समझना आपको किस तरीके से दिया हुआ है। अब हम इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करने वाले, दो तरीके से होंगे, एक न्यूट्रल मेथड एंड एक होता है आयनिक मेथड। न्यूट्रल मेथड क्या कहता है कि बॉन्ड जो क्लीवेज होगा वो आपका होमोलिटिकली होगा एंड बॉन्ड क्लीवेज होगा आपका हेट्रोलिटिकली होगा, ये आपका आयनिक मेथड कहता है। जैसे कि आप यहाँ पे अगर देखोगे एग्जांपल्स, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या है, मेटल कार्बन मैंने इसे बॉन्ड क्लीवेज कर दिया। अब आपको पता है कि अगर हेट्रोलिटिकली क्लीवेज करोगे तो कार्बन पे नेगेटिव आएगा। ओके, ये बात ध्यान देना। तो यहाँ पे M+CH3-, तो यहाँ पे देखो आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूशन कितना हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन का कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया। एंड यहाँ पे मेटल कार्बन देखो तो यहाँ पे होमोलिटिकली क्लीवेज करोगे तो मेटल पे एक रेडिकल एंड यहाँ पे CH3 पे एक रेडिकल, यानी ये 1 इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा। यानी न्यूट्रल मेथड में ये आपका CH3 जो है 1 ही इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा एंड यहाँ पे जो है आपका 2 इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा। यानी ये समझने वाली बात है कि जितना इलेक्ट्रॉन जो है आपका मिथाइल के पास में आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकता है, उससे ज़्यादा या फिर उससे कम नहीं कर सकता है जो भी चीज़ें हैं। तो ये चीज़ों को आप ध्यान देना। जैसे कि यहाँ पे देखो मैंने जैसे बताया, अब यहाँ पे देखो न्यूट्रल लिगेंड जो होते हैं ना, न्यूट्रल लिगेंड क्या होता है ना, कॉन्ट्रीब्यूशन इज द सेम इन बोथ इन जो है आपका न्यूट्रल मेथड एंड दोनों मेथड में सेम होंगे। अब ऐसा क्यों, बिकॉज मैंने जस्ट अभी आपको बताया कि अभी मैंने आपको न्यूट्रल यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने के लिए बताया, फॉर्मल चार्ज मैंने बताया, तो फॉर्मल चार्ज में मैंने बताया कि न्यूट्रल लिगेंड के केस में जो है जितने होंगे उतने ही होंगे, तो इस चीज़ को आप ध्यान देना। तो यहाँ बिकॉज वो इलेक्ट्रॉन खुद के होते हैं, वो कंट्रीब्यूट मतलब जो है वहाँ पे इस तरीके से शेयरिंग से नहीं बना रहे इलेक्ट्रॉन को, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन ऐसे शेयरिंग से नहीं बना रहे, दोनों इलेक्ट्रॉन खुद ही देते हैं इस तरीके से ना। तो यहाँ पे देखो MnS3 दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखो आयनिक मेथड में भी 2 होंगे एंड यहाँ पे न्यूट्रल में भी 2 होंगे। यहाँ पे देखो आयनिक में भी 2, न्यूट्रल पे भी जो है 2 होंगे। सिमिलरली जो है यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है यहाँ पे, लेकिन इस केस में अलग बात है। यहाँ पे देखो ये मेटल मैंने ले लिया एंड यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हो गया। तो अब देखो यहाँ पे अगर आप क्लीवेज करोगे यहाँ पे न्यूट्रल मेथड में, तो क्लीवेज करेंगे तो यहाँ पे एक रेडिकल आएगा। ओके, तो न्यूट्रल में 1 देंगे हम यहाँ पे, लेकिन आयनिक में क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव होना चाहिए, यहाँ पे नेगेटिव होना चाहिए, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन देंगे। तो ये दोनों चीज़ों को आप यहाँ पे ध्यान देना। अब यहाँ पे नेक्स्ट अगर आप चेक करोगे तो सबसे पहले यहाँ पे देखो रिंग दिया हुआ था, रिंग के केस में देखो बहुत अलग हो जाती है। मैंने बताया था ये एरोमेटिसिटी कैरेक्टर लेना चाहेगा तो मेटल पे जो है नेगेटिव चलाएगा, तो यहाँ पे 3 मेंबर पे जो है इस तरीके से पॉजिटिव चलाएगा। अब जब पॉजिटिव चलाएगा ना तो इस केस में आयनिक मेथड में देखो 0 इलेक्ट्रॉन देगा, बिकॉज यहाँ पे पॉजिटिव में तो इलेक्ट्रॉन देगा ही क्या, ये इलेक्ट्रॉन देगा ही नहीं। लेकिन न्यूट्रल मेथड में देखो मैंने इसे फिर से होमोलिटिकली क्लीवेज कर दिया, तो इस रिंग पे जो है एक इस तरीके से रेडिकल आ गया, यानी यहाँ पे जो है फिर से आपका 1 हो जाएगा। तो इन चीज़ों का आप यहाँ पे ध्यान देना। अब देखो नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है इस तरीके से मेटल 3 मेंबर रिंग दिया हुआ है, तो इसमें तो कर सकते हैं हम, तो इससे हम ब्रेक करेंगे ऐसे। ओके सॉरी, इससे हम ब्रेक करेंगे ऐसे, तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, मतलब आयनिक में फिर से 2 इलेक्ट्रॉन देगा, बिकॉज यहाँ पे नेगेटिव आ गया, नेगेटिव मतलब 2 इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रल मतलब जो है यहाँ फिर से हम करेंगे इसे होमोलिटिकली क्लीवेज, तो यहाँ पे इसे ऐसे एंड ऐसे करेंगे तो यहाँ पे ये 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो इन चीज़ों का आप यहाँ पे ध्यान देना। अब हम बात करने वाले हैं अपने यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। यहाँ पे देखो क्या है, इस केस में न्यूट्रल एंड आयनिक की बात करते हैं, तो इसे हम न्यूट्रल में जो है इस तरीके से क्लीवेज कर देंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन फिर से यहाँ पे आ जाएगा, यानी 1 हो जाएगा। एंड आयनिक में क्या हो जाएगा ना, यहाँ पे ये नेगेटिव स्टेबल होगा, यहाँ पे देखो इसे ऐसे ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, यानी 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा इस केस में। अब नेक्स्ट केस में देखो यहाँ पे क्या है, ये मेटल में ले लिया, ऐसे ध्यान समझना। ओके, यहाँ पे ऐसा हो गया। अब देखो यहाँ होमोलिटिकली क्लीवेज कर दिया, ये ऐसे कनेक्टेड है, तो होमोलिटिकली क्लीवेज कर देंगे तो यहाँ पे देखो ये भी होगा एंड यहाँ पे देखो समझने वाली बात क्या है, देखो ध्यान समझना, ये तो आपका 1 इलेक्ट्रॉन देगा यहाँ से एंड ये आपका चूंकि यहाँ पे न्यूट्रल लिगेंड है तो ये आपका 2 इलेक्ट्रॉन देगा, मतलब 2+1 जो है 3 इलेक्ट्रॉन देगा न्यूट्रल में। एंड आयनिक में जो है आपका देखो, आयनिक में देखो कैसे होगा बताता हूँ यहाँ फिर से आपको, देखो ओके आयनिक में देखो इस बॉन्ड को हम ऐसे ब्रेक करेंगे। ओके, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन देगा आयनिक में एंड यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा इस तरीके से, मतलब आयनिक में जो है 4 इलेक्ट्रॉन देगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान देना जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सिमिलरली जो है यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, इस तरीके से दिया हुआ है, मेटल इस तरीके से दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड इस तरीके से कनेक्टेड है। ओके, तो यहाँ पे हेप्टिसिटी जो है यहाँ पे कितना बोलोगे, 1 ही बोलोगे, बिकॉज कितने डोनर एटम है इस चीज़ के बेसिस पे हम कहते हैं हेप्टिसिटी कितना होगा, ऐसा नहीं कि कितने बॉन्ड बना रखे हैं। तो यहाँ पे हेप्टिसिटी 1 हो जाएगा। एंड इस केस में देखो यहाँ पे क्या करना है, अगर अब इसे हम होमोलिटिकली क्लीवेज करते हैं ऐसे 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 एंड ऐसे, तो इस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोनों तरफ 2-2 इलेक्ट्रॉन चले आएंगे एंड 2-2 इलेक्ट्रॉन चले आए तो मतलब ये आपका यहाँ पे जो है न्यूट्रल मेथड में 2 इलेक्ट्रॉन देगा, लेकिन आयनिक मेथड में कैसे देगा, इसे एक बार ऐसे ब्रेक करेंगे, ऐसे ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे -4 यहाँ पे नेगेटिव चला जाएगा, सॉरी यहाँ पे 2 नेगेटिव आएगा, नॉट 4 नेगेटिव, -2 नेगेटिव चला जाएगा। ओके,
तो 2 नेगेटिव आएगा मतलब 2 नेगेटिव, मतलब 2 दूनी 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा आपका इस केस में। सिमिलरली जो इस केस में कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा न्यूट्रल में, बिकॉज यहाँ पे होमोलिटिकली क्लीवेज कर लोगे, आयनिक में जो है टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। यहाँ पे देखो मैंने क्लीवेज करके दिखा दिया आपको। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्या है, इस केस में देखो यहाँ पे ये सभी चीज़ें जो है आप देखो मेटल कार्बन पे जो है यहाँ पे ऑलरेडी जो है मैंने यही चीज़ों को जो है बना के बताया हुआ है, आपको इन चीज़ों को ध्यान देना। ओके अब मेटल कार्बोनिल के केस में देखोगे तो ये आपका न्यूट्रल लिगेंड है। ओके कार्बोनिल जो होता है कि न्यूट्रल लिगेंड होता है, तो ये भी आपका न्यूट्रल एंड आयनिक में 2 देंगे एंड इसका फॉर्मल चार्ज होता है 0 होगा। ओके ये चीज़ों को आप ध्यान देना। एंड सिमिलरली इस केस में अगर आप चेक करोगे तो देखो फॉर्मल चार्ज जो है इस केस में यहाँ पे -1 होगा, मैंने बताया था आपको। ओके मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि कार्बन पर नेगेटिव चार्ज होगा तो फॉर्मल चार्ज इस तरीके करेंगे तो फॉर्मल चार्ज -1 हो जाएगा। एंड यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे न्यूट्रल मेथड में क्या होगा, दोनों तरफ ऐसे क्लीवेज करेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन देगा। एंड यहाँ पे जो है यहाँ पे आयनिक मेथड में जो है इस तरीके से क्लीवेज करेंगे तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन देगा। तो इन चीज़ों को आप यहाँ पे ध्यान देना, ये सभी चीज़ें मैं आपको बताना चाहता था। सिमिलरली जो यहाँ पे देखो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल दिए रखे हैं, तो यहाँ पे 5 मेंबर रिंग दिया हुआ है आपको। ओके 5 मेंबर जो है आपको यहाँ पे रिंग दिया हुआ है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है ना, न्यूट्रल मेथड एंड आयनिक मेथड में देखो क्या होगा। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे मेटल कनेक्टेड है इस केसेस में यहाँ पे न्यूट्रल लिगेंड से, तो न्यूट्रल लिगेंड दोनों ही केसेस में बोल देते हैं, मैंने बताया था। फिर से जो है यहाँ पे न्यूट्रल यहाँ पे जो है दोनों न्यूट्रल लिगेंड से कनेक्टेड, दोनों पाई बॉन्ड से कनेक्टेड है, मतलब दोनों ही केसेस में दो मतलब सेम होंगे, मतलब यहाँ पे न्यूट्रल एंड आयनिक बोथ में जो है 4-4 इलेक्ट्रॉन देगा ये। अब यहाँ पे देखो इस केस में क्या है कि यहाँ पे मेटल को मैंने इस कार्बन से कनेक्टेड कर दिया एंड यहाँ पे पता है कि यहाँ पे नेगेटिव आएगा ना, तो ये आपका एरोमेटिक हो जाएगा। तो एरोमेटिक हो जाएगा तो ये आपका आयनिक में जो है यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, बिकॉज वहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। एंड न्यूट्रल में तो हम इसे होमोलिटिकली क्लीवेज कर सकते हैं इस तरीके से, तो ये आपका एक ही इलेक्ट्रॉन देगा, ये चीज़ को आप ध्यान देना। अब फिर से जो है यहाँ पे हमने क्या कर दिया, फिर से एक यहाँ पे बॉन्ड कनेक्टेड कर दिया। ओके यहाँ पे चेक करोगे, ओके देखो यहाँ पे क्या है, इसे हम कनेक्टेड करेंगे एंड इसे कनेक्टेड करेंगे तो ये न्यूट्रल यहाँ पे है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा। एंड यहाँ पे जो है न्यूट्रल मेथड से बात कर रहा हूँ, होमोलिटिकली क्लीवेज करेंगे इस बॉन्ड को तो ये 1 इलेक्ट्रॉन देगा, मतलब 2 + 1 3 इलेक्ट्रॉन दे देगा। ओके एंड आयनिक मेथड में बात करेंगे तो यहाँ पे जो है नेगेटिव साइन आना चाहिए एंड ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो 2 दूना जो है आपका 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा आयनिक मेथड से। सिमिलरली यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे 2 पाई इस तरीके से कनेक्टेड थे, मतलब 2 2 4 एक यहाँ पे, मतलब यहाँ पे जो है आयनिक मेथड से यहाँ पे इस तरीके से होमोलिटिकली क्लीवेज करेंगे तो 5 इलेक्ट्रॉन देगा। एंड न्यूट्रल मेथड से 5 देगा एंड आयनिक से ये इस तरीके से क्लीवेज करेगा, मतलब 2 2 4 एंड 2 यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन देगा। तो ये चीज़ों को आप ध्यान देना। एंड फ्लक्सोनियल लिगेंड्स के बारे में अगर मैं आपको थोड़ा सा बता दूं तो फ्लक्सोनियल लिगेंड क्या होता है, जो अपनी हेप्टिसिटी जो है बार बार चेंज कर सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पे हेप्टिसिटी 1 है, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया 3 कर दिया एंड यहाँ पे जो है आपका यहाँ पे 5 कर दिया, यहाँ पे 3 कर दिया, मतलब यहाँ पे आपको यहाँ पे हेप्टिसिटी जो है फॉर्मल चार्ज एंड यहाँ पे जो है आप यहाँ पे न्यूट्रल मेथड आयनिक मेथड में जो इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेना। यहाँ पे मैंने बहुत सारी एग्जांपल्स जो आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी। अब देखो हम बात करने वाले अपने नेक्स्ट 18 इलेक्ट्रॉन रूल के बारे में। अगर अभी तक आपने वो समझ लिया है तो अब आपको जो है 18 इलेक्ट्रॉन रूल में जो है कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। 18 इलेक्ट्रॉन रूल क्या कहता है, हम मेनली 2 तरीके से कैलकुलेट करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे फोकस करूँगा सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रल मेथड में। आयनिक मेथड में आपको यहाँ पे जो कन्फ्यूज मैं बिल्कुल भी नहीं करने जाऊँगा। सबसे पहले क्या है 18 इलेक्ट्रॉन रूल के बारे में बात करते हैं, तो 18 इलेक्ट्रॉन रूल क्या कहता है, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में यहाँ पे देखो, जो यहाँ पे क्या होता है ना 18 इलेक्ट्रॉन क्या कहता है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल प्लस वो इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगेंड, ये जो होता है अगर आपका 18 के इलेक्ट्रॉन इक्वल का जाता है तो वो कम्प्लेक्स जो आपका 18 इलेक्ट्रॉन रूल जो है फॉलो करता है। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं हम, जो 4s 3d में प्रेजेंट होता है या फिर 4p, मतलब टोटल जो है इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है उसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे मान लो आपको स्कैंडियम दिया हुआ है, ठीक है, तो स्कैंडियम क्या होगा, जेनोन इस तरीके से हो जाएगा। ओके एंड यहाँ पे जो है 3s2 हो जाएगा। ओके स्कैंडियम जो है 3s2 इस तरीके से हो जाएगा। ओके सॉरी यहाँ पे जो है मैंने गलत बोल दिया। ओके मैं यहाँ पे आपको एक अच्छा एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पे कॉपर का एग्जांपल लेता हूँ। ओके कॉपर का एग्जांपल लेता हूँ तो यहाँ पे क्या है, जेनोन हो गया। ओके यहाँ पे जो है आपका जेनोन हो जाएगा। ओके तो जेनोन केस में क्या होगा, यहाँ पर 3d10 हो जाएगा एंड 4s1 हो जाएगा। तो इस तरीके से टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन चेक करोगे तो यहाँ पे देखो कॉपर के केस में यहाँ पे जो है आपका टोटल आ जाएगा, यहाँ पे 11 आ जाता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, लेकिन हम यहाँ पे मेनली फोकस करेंगे यहाँ पे कैसे निकालना है, भी एग्जाम्पल्स लूंगा तो पता चल जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे देखो स्क्वायर प्लेनर कम्प्लेक्सेस में क्या होता है ना, मेनली जो है स्क्वायर प्लेनर कम्प्लेक्सेस में जो है वो dsp2 या फिर sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। तो यहाँ पे 1 ऑफ द p ऑर्बिटल इज हायर इन एनर्जी होता है, उस कारण क्या होता है ना, ये आपका 16 इलेक्ट्रॉन रूल जो है फॉलो करते हैं। ये बात को आप ध्यान देना, मतलब स्क्वायर प्लेनर कम्प्लेक्स जो है 16 इलेक्ट्रॉन जो है रूल जो है फॉलो करते हैं। अब यहाँ पे देखो मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है, अभी तक जितना हमने सीखा है ना सब हम यहाँ पे लगा देंगे। सबसे पहले W दिया हुआ है, क्रोमा 10 यहाँ दिया हुआ है, तो यहाँ पे W के लिए जो है टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, तो देखो ये क्रोमियम फैमिली का है तो स्कैंडियम में टोटल 3 होते हैं एंड उसके बाद में जो है आपका यहाँ पे टाइटेनियम में 4 होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड यहाँ पे वेनेडियम में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके
एंड यहाँ पे जो है इस क्रोमियम में जो है टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हमें कुछ नहीं करना है, हमें नॉर्मली जो है जानना है यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे टोटल यहाँ पे W का 6 हो जाएगा एंड Me कितना देगा 6 जो है ये 1 देगा। भले वो -1 देता है, फॉर्मल चार्ज होता है, लेकिन यहाँ पे जो है हमें या क्या करना है, देखो ये W है एंड यहाँ पे मिथाइल प्रेजेंट है। ओके, तो इसे हम होमोलिटिकली क्लीवेज कर देंगे तो ये कितने इलेक्ट्रॉन देगा, अभी मैंने बताया 1 इलेक्ट्रॉन देगा। मतलब यहाँ पे ये 6 इंटू जो है 1 हो जाएगा, यानी 6 + 6 = 12 इलेक्ट्रॉन। मतलब ये जो है आपका ये ट्रायंगुलर प्रिज्मेटिक हो जाएगा, लेकिन ये आपका 18 इलेक्ट्रॉन रूल जो है फॉलो नहीं करेगा। अब यहाँ पे देखो क्या हमने लिया हुआ है, यहाँ पे Fe के साथ 2 5 रिंग अटैच्ड है। तो अभी मैंने आपको बताया था इसका फॉर्मल चार्ज -1 होता है, इसका फॉर्मल चार्ज -1 होता है एंड X जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जो है प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे देखो आयनिक मेथड के बारे में हम यहाँ बात नहीं करने वाले, हम यहाँ पे न्यूट्रल की बात करेंगे। तो न्यूट्रल के केस में देखो यहाँ पे क्या है, इस कंप्लेक्स में कोई भी चार्ज यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पे इसका कितना हो जाएगा, इन दोनों कितना हो जाएगा, तो ये दोनों जो है 5 इलेक्ट्रॉन देंगे एंड Fe जो होता है, Fe क्या होता है 3d6 होता है, 4s2 होता है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 + 2 8 हो गया, यानी 8 + 5 + 5 यानी टोटल 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। मतलब ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल जो है फॉलो करेगा। अब नेक्स्ट क्या है, CH3MnCO5 दिया हुआ है। तो Mn का कितना होता है 3d5 ओके 4s2 यानी टोटल जो है 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब CH3 जो 1 इलेक्ट्रॉन देता है, तो CH3 का 1 इलेक्ट्रॉन एंड CO जो है मैंने बताया था ये न्यूट्रल लिगेंड है, 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा, यानी 5 + 2 यानी 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे ये। सिमिलरली CP2 यानी साइक्लोपेंटाडाइनाइल दिया हुआ है। तो CP कितना मैंने बोला था, अगर हेप्टिसिटी नहीं दिया हुआ है तो साइक्लोपेंटाडाइनाइल जो है 5 इलेक्ट्रॉन देता है। मैक्सिमम हेप्टिसिटी जो है हमें यहाँ पे इस तरीके से दिया हुआ है। ओके, ये इस तरीके से है, तो हमें मैक्सिमम 5 यहाँ पे कंसिडर कर लेना है। तो यहाँ पे देखो 5 × 2 × जो है CO का जो है कितना हो जाएगा, ये कोबाल्ट है। ओके, तो कोबाल्ट 3d7 एंड 4s2 यानी टोटल 9 इलेक्ट्रॉन, यानी टोटल जो है 19 इलेक्ट्रॉन हमारे उस केस में हो जाएंगे। सिमिलरली जो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज वाले कॉम्प्लेक्स देता हूँ। तो देखो यहाँ पे क्या CP2 दिया हुआ है। ओके, तो CP2 जो है आपका 5 × 2 इलेक्ट्रॉन देगा, अभी जस्ट मैंने किया, एंड कोबाल्ट जो है 9 देगा, एंड यहाँ पे पॉजिटिव है तो मतलब -1 कर देंगे तो 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। एंड यहाँ पे अगर देखो ये आप करना सिंपली है, यहाँ पर 2 नेगेटिव वाले बताता हूँ। Fe जो है 8 इलेक्ट्रॉन देगा, बिकॉज यहाँ पे 3d6 4s2 होता है Fe का बैलेंस इलेक्ट्रॉन, एंड CO जो है 2 देगा, यानी 4 × 2, एंड यहाँ पे जो है -2 है, यानी यहाँ पे हम +2 कर देंगे, यानी ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल जो है फॉलो कर देगा। एंड सिमिलरली PPH3 की बात करें तो PH एंड यहाँ पे PH एंड यहाँ पे PH हो गया, तो ये जो है आपका 2 इलेक्ट्रॉन देगा। यहाँ देखो ये न्यूट्रल लिगेंड है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा। ओके, तो न्यूट्रल लिगेंड जो है आपका 2 इलेक्ट्रॉन देगा, यानी ये जो है आपका इस तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन देगा, यानी 9 + 2 × 3 + 1 = 16 इलेक्ट्रॉन जो है ये आपका फॉलो करेगा। एंड ये आपका स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होता है, ये बात याद रखना। तो यहाँ पे ये चीज़ें थी इंपॉर्टेंट। अब हम बात करने वाले हैं बोरेंस के बारे में। एंड ये बोरेंस जो है ओके, ये बोरेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज इससे जो आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते ही हैं बोरेंस के ऊपर में। तो सबसे पहले देखो बोरेंस के लिए कुछ यहाँ पे याद रखना। सबसे पहले देखो यहाँ पे जनरल फॉर्मूला देखो क्या है, अगर यहाँ पे दिया हुआ है BnHn जो है +2 के फॉर्म में अगर आपका आएगा, एंड यहाँ पे जो है BnHn के फॉर्म में आएगा, देखो यहाँ पे चार्ज के पास डिफरेंस है, BnHn -2 एंड BnHn -4, BnHn -6, BnHn जो है 8 एंड BnHn -10 के फॉर्म में अगर आपका आता है तो इसे हम बोलते हैं सुपर क्लोजो। एंड उसके बाद इसे हम बोलते हैं हाइपर क्लोजो, क्लोजो, नीडो, अराकेनो एंड हाइपो एंड क्लेडो। इस तरीके से हम इसका नेमिंग करते हैं। ओके, तो ये चीज़ों का आप ध्यान देना। आप कैसे करेंगे चलिए मैं बताता हूँ। सबसे पहला यहाँ पे कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है B7H13 दिया हुआ है, तो इसे आप कैसे लिखोगे, B7 लिख दिया। अब H जो है 7 लिख दिया, तो 7 में कितना ऐड करोगे तो 13 आएगा, 6 ऐड करेंगे तो यहाँ पे 6 माइनस कर देना। ओके, यहाँ पे जो है 6 माइनस कर देना, इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो BnHCN जो है 6 माइनस जो है किस में, देखो 6 माइनस जो है आपका एराकेनो में है, तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा एराकेनो। ओके, इसका हो जाएगा एराकेनो। अब सिमिलरली जो है यहाँ पे आप नेक्स्ट एग्जाम्पल देख सकते हो BH2 ओके, BH2 यहाँ पे B4H7 दिया हुआ है, तो आप इसे कैसे लिखोगे, ये हो जाएगा B2H2 एंड B4H7 दिया हुआ है, तो इन दोनों को ऐड कर दो B6 एंड यहाँ पे जो है H9 हो जाएगा। अब इसे कैसे करोगे, B6 कर दिया, H6 कर दिया एंड 3 यहाँ पे जो है ओके इस तरीके से हमने कर दिया। एंड यहाँ पे जो एक नेगेटिव है, ओके यहाँ पे एक नेगेटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे नेगेटिव है तो नेगेटिव प्लस प्लस था एक नेगेटिव, एंड 6 + 3 यानी 4 माइनस हो जाएगा। अब देखो B6H6 4 माइनस ये होता है आपका नीडो, जस्ट मैंने भी आपको बताया यहाँ पे। ओके, यहाँ पे जस्ट मैंने भी आपको बताया यहाँ पे। ओके, देखो 4 माइनस होता है आपका नीडो होता है, ये चीज़ को आप यहाँ पे ध्यान देना। ओके, इन चीज़ों का आप यहाँ पे ध्यान देना। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट चीज़ों के बारे में। तो देखो फैक्टर्स अफेक्टिंग बैक बॉन्डिंग, अब देखो ये समझना आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, बिकॉज इससे जो है हम मेटल कार्बोनिल का जो है यहाँ पे बैक बॉन्डिंग के बारे में बात करेंगे एंड कार्बोनिल की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे जो CO का बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होगा ना, यहाँ ध्यान रखना, CO का बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होगा उसकी कार्बोनिल स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी जो है उतना ही ज़्यादा होगी। जितना ज़्यादा CO का बॉन्ड ऑर्डर होगा उतना ज़्यादा उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होगी, एंड मेटल कार्बन का जितना ज़्यादा होगा उतना ही मेटल कार्बन का जो है स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा। ये बात याद रखना। ओके, ये चीज़ आप याद रखना। जैसे कि मैं आपको बता दूं, यहाँ पे एग्जांपल देखो, ये मेटल है
एंड ये कार्बन है एंड ये ट्रिपल बॉन्ड इस तरीके से मैंने दे दिया, यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव दे दिया, इस तरीके से मैं मान लिया कि यहाँ पे इस तरीके से कम्प्लेक्स है। अब देखो यहाँ पे क्या है, अगर मेटल कार्बन का बैक बॉन्डिंग इंक्रीज करेगा, मतलब मेटल जो है आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे रहा है, तो ये कार्बोनिल का जो बॉन्ड ऑर्डर जो है डिक्रीज करेगा। मेटल कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज करेगा तो कार्बोनिल का जो है बॉन्ड ऑर्डर जो है डिक्रीज करेगा। इसका मतलब क्या है कि कार्बोनिल का स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी जो है यहाँ पे डिक्रीज करेगा। ओके, अब मान लो मेटल कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर जो है यहाँ पे बैक बॉन्डिंग जो है डिक्रीज करेगा तो कार्बोनिल का स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी जो उतना ज़्यादा इंक्रीज करेगा। इस केसेस में कार्बोनिल का स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी जो है आपका इंक्रीज करता है। तो ये 2 पॉइंट आप यहाँ पे नोट कर लो। ओके, कैसे करेंगे अभी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, चार्ज ऑन मेटल के बारे में बात करते हैं। तो देखो चार्ज ऑन मेटल के बारे में बात करते हैं, जैसे मैंने बताया आपको मेटल कार्बन का जो है यहाँ बैक बॉन्डिंग होता है। तो अब मुझे बताओ मेटल पे जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतना ज़्यादा बैक बॉन्डिंग होगा। ओके, जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतना ज़्यादा बैक बॉन्डिंग होगा। तो जितना ज़्यादा बैक बॉन्डिंग होगा मेटल कार्बन का, तो अभी जस्ट मैंने बताया कि CO का जो है डिक्रीज करेगा। तो सिमिलरली यहाँ पे देखो मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, यहाँ पे 3 एग्जाम्पल मैंने लिए हुए हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ना, मेटल कार्बन दिया हुआ है, पॉजिटिव दिया हुआ है, न्यूट्रल दिया हुआ है एंड नेगेटिव दिया हुआ है। तो अब मुझे बताओ यहाँ पे ऑर्डर ऑफ बैक बॉन्डिंग बात करेंगे, मतलब मेटल कार्बन को ही हम बैक बॉन्डिंग कहते हैं। तो मैंने बोला जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा ना उतना ही ज़्यादा जो है आपका यहाँ पे मेटल कार्बन का इंक्रीज करेगा। तो ऑर्डर ऑफ बैक बॉन्डिंग मतलब मेटल कार्बन का किस में सबसे ज़्यादा होगा, तो देखो यहाँ पर नेगेटिव है तो सबसे ज़्यादा C वाले का होगा। तो चलो C हमने लिख दिया। अब बताओ यहाँ पे न्यूट्रल है एंड यहाँ पे पॉजिटिव है, तो न्यूट्रल पॉजिटिव में किसका होगा, न्यूट्रल वाले का होगा। तो CB देन आपका जो है ये आपका A वाला हो जाएगा। तो ये आपका मेटल कार्बन का हो जाएगा इस तरीके से। तो ये आपका मेटल कार्बन का यहाँ पे जो है स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ पे मैंने बोला आपको मेटल कार्बन का जितना ज़्यादा इंक्रीज करेगा उतना ही कार्बन का डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पे देखो C में मेटल कार्बन का सबसे ज़्यादा हो रहा है, तो C में सबसे ज़्यादा जो है C में जो है सबसे ज़्यादा CO का जो है सबसे कम होगा, C में सबसे ज़्यादा CO का सबसे ज़्यादा कम होगा। तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे मैंने जो बताया यहाँ पे स्ट्रेचिंग ऑफ जो है यहाँ पे क्या है, मेटल कार्बन का बॉन्ड जो है CBA है जैसे मैंने बताया। तो यहाँ पे CO का क्या हो जाएगा, जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा। मतलब आप मेटल कार्बन पहचानो, CO का जो है आप इजीली पहचान लोगे। तो यहाँ पे देखो स्ट्रेचिंग जो है C मतलब ABC का ABC का सबसे ज़्यादा हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे C में सबसे ज़्यादा बैक बॉन्डिंग है। तो ये आपका ऑर्डर हो जाएगा, मतलब CO का स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का अगर आप ऑर्डर देखोगे तो A का सबसे ज़्यादा होगा, देन B का, देन C का। मतलब जो है कम्प्लेक्स में जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा ना, देखो ये चीज़ नोट कर लेना, कम्प्लेक्स में जो है जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही ज़्यादा जो है उसका कार्बोनिल स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी जो है इंक्रीज होगा। एंड कम्प्लेक्स पे जो है कम्प्लेक्स पे जो है जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा ना उतना ही कार्बोनिल का स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी जो है डिक्रीज करेगा। ये 2 पॉइंट आप ध्यान रखना। सिमिलरली यहाँ पे देखो नेक्स्ट एग्जांपल मैंने लिया हुआ है, देखो यहाँ पे 4 नेगेटिव लिया हुआ है एंड 2 नेगेटिव, 1 नेगेटिव एंड 0 यहाँ पे नेगेटिव। अब देखो इस केस में क्या है, यहाँ पे नेगेटिव ज़्यादा मतलब मेटल कार्बन का यहाँ पे ज़्यादा होगा। तो मेटल कार्बन का अगर मैं आपको ऑर्डर पूछूंगा तो A का सबसे ज़्यादा, ओके A का सबसे ज़्यादा, देन B का, देन C का, देन D का, ये हो जाएगा। अब लेकिन अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि यहाँ पे कार्बोनिल का अगर आप मुझे बताओ तो क्या हो जाएगा, D हो जाएगा, देन C, देन B, देन A। एंड यही ऑर्डर जो होगा आपका कार्बोनिल स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का जो है ऑर्डर हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपको कंफ्यूज ज़्यादा नहीं करूँगा, ये चीज़ को जो है आप ध्यान देना। सिमिलरली यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, 2 - +2 एंड न्यूट्रल दिया हुआ है। तो मेटल कार्बन किस में होगा, सबसे ज़्यादा B में होगा, देन आपका जो है A में होगा, देन आपका C में होगा। ये मेटल कार्बन का है तो कार्बोनिल का क्या हो जाएगा, C, देन A, देन B हो जाएगा, यही ऑर्डर हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है कार्बोनिल का स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी देखो तो यही ऑर्डर हो जाएगा। इस केसेस में आप ध्यान देना। अब देखो हम बात करने वाले हैं नेचर ऑफ पाई डोनर। अब देखो क्या है कि मेटल यहाँ पे दिया हुआ तो है एंड यहाँ पे मान लो नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट, लेकिन इसमें अगर हम कोई लिगेंड ऐड कर दो जो इसको इलेक्ट्रॉन और देते जाएगा, मतलब इस मेटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है और ज़्यादा इंक्रीज करते जाएगा, तो मेटल पे और नेगेटिव इंक्रीज करते जाएगा। एंड नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा इंक्रीज करते जाएगा उतना ही ज़्यादा जो है मेटल कार्बन का स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी जो है इंक्रीज करते जाएगा। तो मेटल कार्बन का स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी जो है इस केसेस में क्या होगा, इंक्रीज होगा। जब पाई डोनर लिगेंड दोगे तो इंक्रीज करेगा, लेकिन कार्बन का स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी जो है डिक्रीज करेगा। कैसे, देखो यहाँ पे पाई डोनर लिगेंड मैंने यहाँ पे दे दिया, जैसे वाटर दे दिया एंड क्लोरीन दे दिया, तो इस केस में क्या है ये इस तरीके से इंक्रीज करेगा। अब जैसे ही इंक्रीज करेगा तो मेटल कार्बन का बैक बॉन्डिंग इंक्रीज करेगा एंड CO का डिक्रीज करेगा। ओके, ये बात ध्यान देना। यहाँ पे सिमिलरली अगर चेक करोगे तो यहाँ पे क्लोरीन केस में फिर से मेटल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज, मतलब यहाँ पे मेटल के साथ में जो है CO के साथ में जो है यहाँ पे मेटल कार्बन का इंक्रीज करेगा एंड CO का जो है डिक्रीज करते जाएगा। तो इन चीज़ों को आप यहाँ पे ध्यान देना। तो इस केस में क्या देखोगे, मेटल कार्बन इंक्रीज करेगा, CO डिक्रीज करेगा। ये चीज़ों को दोनों को आप ध्यान देना। अब अगर सिग्मा डोनर हमने ले लिया तो सिग्मा डोनर के केसेस में अगर आप चेक करोगे तो NH3 यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखो सिग्मा डोनर में क्या है ना, यहाँ पे NH3 जो है इलेक्ट्रॉन फिर से मेटल को देगा तो CO का स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी जो है फिर से डिक्रीज करेगा। अब दोनों ही केसेस में अगर आप बात करोगे 1 और 2 में, तो पाई डोनर सिग्मा डोनर में जो है किसका मेटल कार्बन का जो है सबसे ज़्यादा होगा। तो यहाँ देखो पाई डोनर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देगा विथ रिस्पेक्ट टू सिग्मा डोनर, इसलिए मेटल कार्बन की अगर हम बात करें तो 1 का ज़्यादा होगा देन 2 से। ओके, तो ये चीज़ को आप ध्यान देना, 1 का ज़्यादा होगा देन 2 से होगा। ओके,
अब यहाँ पे देखो, अगर पाई एक्सेप्टर लिगेंड होगा, मतलब मेटल पे अगर मान लो कोई नेगेटिव चार्ज भी प्रेजेंट हो ना, तो उसे वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करके जो है उसे खींच लेगा। मतलब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज को जो है डिक्रीज कर रहा है। अब नेगेटिव चार्ज को जो है डिक्रीज करेगा, मतलब मेटल कार्बन का जो बैक बॉन्डिंग है वो भी डिक्रीज करेगा। ओके, मेटल कार्बन का बैक बॉन्डिंग डिक्रीज करेगा, मतलब कार्बोनिल का जो है इस तरीके से इंक्रीज होता है। तो इन पॉइंट्स को आप यहाँ पे ध्यान देना। जैसे पीपीएस3 यहाँ पे दिया हुआ है हमने, देखो यहाँ पे क्या है, ये बैक बॉन्डिंग इंक्रीज करेगा, ये अपना डी ऑर्बिटल मिलेगा। तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पे बैक बॉन्डिंग जो है डिक्रीज करेगा, मतलब कार्बोनिल का स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी जो है इंक्रीज करेगा। तो ये फैक्टर्स को आप ध्यान देना, एंड इस फैक्टर्स के बेसिस पे जो है आप याद रखना। सबसे इंपॉर्टेंट मैंने बताया जो आपको चार्ज वाला फैक्टर है वो ध्यान देना। अब यहाँ पे देखो, मैंने बताया डोनर एबिलिटी के ऑर्डर में जो है मैंने आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ। अगर आपको एग्जामिनर जो है इस तरीके से जो है फॉस्फोरस वाले लिगेंड में अगर आपको फंसाना चाहे, तो ये ध्यान रखना, मैंने जैसे बोला कि ये मेटल दिया हुआ है एंड यहाँ पे लिगेंड दिया हुआ है एंड यहाँ पे कार्बोनिल मैंने दिया हुआ है। तो जितना ज़्यादा लिगेंड जो है इलेक्ट्रॉन देगा, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देगा उतना ही जो है कार्बोनिल का स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी जो है डिक्रीज करेगा। तो इस केस में हमें समझना है कि लिगेंड जो है कौन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देगा। तो जैसे सबसे पहला क्या है, यहाँ पे देखो फॉस्फोरस के केस में क्या है, सबसे ज़्यादा एल्काइल देता है इलेक्ट्रॉन मेटल को, देन एराइल देगा, देन एल्कोक्साइड देगा, देन आपका हेलाइड देता है इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे देखो पी पे तीन वो CH3, देन पी पे 3 PPS3 एंड पी पे जो है 3 OCH3 एंड पी पे जो है हाइलाइड। ये आपका मेनली ऑर्डर होता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देने का मेटल पे। जैसे यहाँ पे अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, PCY3 PET3 एंड उसके बाद में जो है PME3 PPS3 OME3 एंड PPS3 OPS3, मतलब यहाँ पे POPPS3 एंड उसके बाद में PCl3 दिया हुआ है। तो सबसे ज़्यादा किस में होगा, मिथाइल वाला ज़्यादा होगा। मतलब यहाँ पे देखो सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्या है ना, डोनर एबिलिटी की बात करते हैं, यहाँ पे एल्काइल वाले का ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे साइक्लोहेक्साइल वाले का ज़्यादा होगा, देन इथाइल वाले का होगा, देन आपको मिथाइल वाले का होगा, देन आपका फिनाइल वाले का होगा। बिकॉज यहाँ पे मैंने बोला एराइल का, पहले एल्काइल देखा फिर एराइल देखा, तो एराइल में PPS3 का ज़्यादा होगा। देन अब यहाँ पे जो है आपका यहाँ पे मतलब जो है मैंने बताया यहाँ पे क्या है, एल्कोक्साइड वाले का ज़्यादा होगा, तो POPME3 का ज़्यादा होगा। बिकॉज यहाँ पे देखो दोनों ही केसेस में एल्कोक्साइड है, लेकिन आपको पता है कि ये आपका एराइल है, ये आपका एल्काइल है, तो एल्काइल वाला ज़्यादा होता है, तो इसलिए POME3 का ज़्यादा, देन POPPS3 का ज़्यादा, देन उसके बाद में जो है आपका यहाँ पे दिया हुआ है PCl3 का, बिकॉज हेलाइड सबसे कम होता है। तो इन चीज़ों को आप यहाँ पे ध्यान देना। एंड लास्टली मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ मेटल ओलिफिन के बारे में। तो मेटल ओलिफिन केस में क्या होता है कि मेटल एंड लिगेंड का जो इस तरीके से बैक बॉन्डिंग होता है, मतलब यहाँ पे जो है ये आपका जो ओलिफिन है ना, C डबल बॉन्ड जो होता है, ये आपका पाई एक्सेप्टर होता है। ओके, ये आपका एक पाई एक्सेप्टर होता है, मतलब ये मेटल से जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे जो है अट्रैक्ट करता है। अब अट्रैक्ट करने के कारण जो यहाँ पे अगर आप चेक करोगे, सबसे पहला यहाँ पे PPS3 जो है मैंने यहाँ पे मेटल साथ लगा दिया है, जो कि एक यहाँ पे डोनर लिगेंड है, यहाँ पे PPS3 लगाया हुआ है। अब दोनों ही केसेस में क्या है ना, यहाँ पे देखो दोनों ही केस में मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन लगाया है एंड यहाँ पे CN लगाया है। तो यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि यहाँ पे देखो क्या है ना, जैसे हमने यहाँ पे हाइड्रोजन लगाया एंड यहाँ पे CN लगाया, तो CN क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को जो है पुल करेंगे, मतलब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया है। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाएंगे उतना ही ज़्यादा जो है प्लेटिनम एंड यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का जो है यहाँ पे बॉन्डिंग जो है इंक्रीज करता है। एंड यहाँ पे जो है कार्बन कार्बन का जो है यहाँ पे देखो इससे इसमें जो है यहाँ पे मेटल कार्बन का ज़्यादा है एंड इसमें जो है मेटल कार्बन का कम है। इसीलिए यहाँ पे अगर आप CC बॉन्ड देखोगे, ओके, तो यहाँ पे CC जो है पहले यहाँ पे देखो 1 पॉइंट जो है आपका 43 एंगस्ट्रम एंड यहाँ पे जो है 1.49 एंगस्ट्रम। तो इस केस में क्या है, देखो यहाँ पे मैंने बोलना क्या चाह रहा हूँ मैं यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है बैक बॉन्डिंग जो है यहाँ पे इनहेंस करता है, मतलब इंक्रीज करता है। इन चीज़ को आप ध्यान देना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसे हमने दिया हुआ है ना, उस केस में इंक्रीज होगा। एंड यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि जितना ज़्यादा बैक बॉन्डिंग होता है ना, तो एक आपको क्वेश्चन आता है जो आपको पूछा जाता है यहाँ पे मेनली JNU में या फिर अदर इंटरेस्ट में पूछा गया है एंड DU में भी पूछा जाता है कि यहाँ पे बैक बॉन्डिंग होने के कारण जो ये sp2 जो यहाँ पे हाइब्रिडेशन है वो आपका sp3 की ओर जो है बढ़ने लगता है। तो ये चीज़ों को आप यहाँ पे ध्यान देना। एंड यहाँ पे देखो जितना ज़्यादा हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है आपका यहाँ पे मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाई डोनर लिगेंड लगाएंगे, यहाँ पे पाई डोनर लगाएंगे तो उतना ज़्यादा बैक बॉन्डिंग इंक्रीज करेगा, पाई एक्सेप्टर लगाएंगे तो उतना ज़्यादा डिक्रीज करेगा, सिग्मा डोनर लगाएंगे तो इंक्रीज करेगा। तो ये चीज़ों को जो है आप यहाँ पे ध्यान देना। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बताया है। एंड 18 जो है आपको मैंने जो है यहाँ पे मेटल बॉन्ड वाले नहीं बताया है एंड यहाँ पे जो है नंबर ऑफ मेटल बॉन्ड्स, ये सभी चीज़ें मैंने नहीं बताया है। एंड उसके बारे में अगर हो सके तो हम नेक्स्ट के वीडियोस में कवर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मेनली जितने क्वेश्चंस आपको इन चीज़ों से पूछे जाते हैं वो सभी चीज़ें मैंने आपको मैक्सिमम कवर करा दिए हैं। तो उम्मीद है इससे जो आपको कुछ हद तक हेल्प जरूर मिलेगी। एंड मिलते हैं इस तरह की वीडियो साथ में। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ आई होगी, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट के वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद।